ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और वो सेकंड चैप्टर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ बातें तुम्हें पहले क्लास 9 वगैरह में पढ़ाई जाती हैं, बट वहाँ पर जो भी कुछ था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में वो बहुत ही सुपरफिशियल और बहुत ही मतलब नॉन मैथमेटिकल चीज़ें थी। यहाँ पर हमको मैथमेटिकली इसको समझना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को वी विल बी स्टडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल ऑफ एटम ऑल्सो। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि हर एक मैटर जो है वो किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है तो ये अपने आप में एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये सही था जब तक हमारे पास में डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी। ठीक है, डाल्टन्स की जब तक एटॉमिक थ्योरी थी तब तक ये बात सही थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट अभी हमको पता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का एक जो पॉइंट था, और डाल्टन जो ये कहता था कि एटम जो है वो इनडिवाइजिबल है। इनडिवाइजिबल का मतलब ये होता है कि एटम को हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, एटम को हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते। दैट मीन्स अगर कोई सबसे छोटी चीज़ एग्जिस्ट करती है नेचर में तो वो एटम होती है। ठीक है, डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर नेचर में कोई सबसे छोटी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, और एटम जो है वो इंडिवाइजिबल है। इंडिवाइजिबल का मतलब ये है कि इससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो लोग भी इस बात से कन्विंस थे, केमिस्ट भी इस बात से कन्विंस थे, तो दे इवन डिड नॉट ट्राई। वो यही समझते रहे कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो सही है, क्योंकि उसने कहा था कि एटम जो है वो इंडिवाइजिबल है। क्योंकि बाकी दो बातें को ये एक्सप्लेन करती थी, बाकी जो भी केमिकल उसके कॉम्बिनेशन के लॉज थे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, या फिर जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, इन सारे के सारे लॉज को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती थी। मगर ये बात गलत प्रूव हुई, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, और वो एक्सपेरिमेंट जो होते थे वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होते थे। क्या होते थे? वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट थे, और उन एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो एटम है वो एक्चुअल में डिवाइजिबल है। मतलब देयर आर थिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एटम से भी छोटी हैं, जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं ये। और मेनली जो हमको सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पर पढ़ने हैं वो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो है ये न्यूट्रॉन, ये कुछ पार्टिकल हैं जो कि हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी जो हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये भी कहती है कि इवन ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये भी कुछ चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं जो कि क्वार्क कहलाते हैं। और 6 तरीके के क्वार्क होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, इस तरीके से। ठीक है, रेड, ब्लू, इस तरह से करके जो होते हैं वो कुछ क्वार्क करके पार्टिकल होते हैं। बट हमें क्वार्क के लेवल पर नहीं जाना। आगे चल करके जब तुम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे, तुम में से कुछ लोग अगर रिसर्च में जाएंगे और वो पार्टिकल फिजिक्स और प्योर फिजिक्स की तरफ जाएंगे तो वो वहाँ पर जा करके इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हमें क्वार्क वगैरह को नहीं समझना है। अभी जो हमको समझना है वो सिर्फ जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल तक हमको बात को समझना है, और हमें अलग अलग जो एटॉमिक मॉडल हैं वो देखना है। राइट, तो लेट मी रिपीट इट कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमको समझना है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। बट डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एटम जो था वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, और जब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल था तो वो इंडिवाइजिबल है, मतलब उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। दैट मीन्स उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बट बाद में मैंने कहा कि कुछ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुए, और उन एक्सपेरिमेंट में ये बात पता चली कि देर आर सम पार्टिकल विच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल एंड दे आर स्मॉलर देन एटम, एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेटर ऑन अभी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि ये भी कुछ और छोटे पार्टिकल होते हैं, क्वार्क उनसे बना होता है। ठीक है, बट इस चीज़ को फिलहाल हमको स्टडी नहीं करना। अभी हमें ये देखना है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो अलग अलग तरह के हैं, इनको हमने किस तरह से डिस्कवर किया, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इनको हमने किस तरह से डिस्कवर किया था। ठीक है, बेसिकली जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वो जो कंडक्ट हुए थे वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कंडक्ट नहीं हुए थे। बट इत्तेफाक था कि उनमें हमने, ठीक है, जो थे ये सारे के सारे पार्टिकल जो थे ये डिस्कवर किए। ठीक है, अब देखिए ज़रा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, इसको समझते हैं ज़रा। डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है ना, वो एक तरह की ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है। डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है एक ग्लास की बनी हुई करीब 1/2 मीटर के अराउंड एक ट्यूब होती है। ये ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब है ये। ठीक है, इस ट्यूब के दोनों एंड पर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिया जाता है और एक इलेक्ट्रोड दूसरी तरफ लगा दिया जाता है। एक को मान लो मैंने रेड से शो कर दिया है, और एक को जो है मैंने यहाँ पर इस साइड में लगा करके ब्लू से शो कर दिया है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लोग एक गैस भरते हैं,
और वो गैस जो होती है ना बहुत ही लो प्रेशर पर भरी जाती है। यहाँ पर साइड से इसमें क्या लगा रहता है, एक वैक्यूम पंप लगा रहता है। ये क्या होता है, ये एक तरह का वैक्यूम पंप होता है। इस वैक्यूम पंप से हम इसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और किसी भी गैस को इसके अंदर जो भरते हैं हम बहुत ही लो प्रेशर पर भरते हैं। और यहाँ पर ना हम एक बहुत ही हाई वोल्टेज का एक सोर्स यहाँ पर लेते हैं। ये एक हाई वोल्टेज सोर्स है जो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। हाई वोल्टेज का एक सोर्स है जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड। इसके अंदर डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है बहुत ही लो प्रेशर पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिया है ये मैंने एक हाई वोल्टेज का एक सोर्स लिया है ये। ठीक है, और इसमें इसका एक एंड जो है वो पॉजिटिव है और इसका दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव है। ऐसे ही इसका ये एंड भी पॉजिटिव है और ये एंड इसका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये मैंने एक हाई वोल्टेज का सोर्स यहाँ पर लगा दिया है। अब इसमें जो गैस भरी हुई है वो गैस जो है वो किस पर है, वो गैस जो है इसके अंदर एट वेरी लो प्रेशर, गैस एट वेरी लो प्रेशर। अब ये बताइए कि क्या गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलती है? आर गैस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? नो सर, गैसेस में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती है। ठीक है, जब यहाँ पर बीच में गैस है तो ये सर्किट तो पूरा हुआ ही नहीं, और जब सर्किट पूरा नहीं हुआ तो यहाँ पर तो करंट चलनी नहीं चाहिए। ठीक है, सर्किट पूरा नहीं हुआ। बट क्या हुआ, जब बहुत ही गैस लो प्रेशर पर यहाँ पर ली गई, गैस जो ली गई किस पर ली गई, बहुत ही लो प्रेशर पर गैस ली गई, गैस एट वेरी लो प्रेशर, और बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। तो एक अजीब सी बात हमारे सामने आई। वो बात क्या सामने आई कि ये जो हमारे पास में यहाँ पर जो ये एक कैथोड है और एक एनोड है हमारे पास में। ठीक है, एक क्या है, एक कैथोड है और एक एनोड है। ये जो है नेगेटिव वाली ये तो कैथोड है, और इधर जो है पॉजिटिव वाली ये क्या है, ये एनोड है। तो ऑब्जर्व हमने क्या किया, ऑब्जर्व ये किया कि यहाँ पर जो है इसके पीछे की तरफ यहाँ पर एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तरह का एक ग्लो जो था वो यहाँ पर देखा गया। ये ग्लो जो था, इस ग्लो के लिए टेक्निकल नाम भी आगे चल करके आता है, फ्लोरोसेंस उसको बोलते हैं। फिलहाल मैं इसको ग्लो लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ग्लो इसलिए ज़्यादा था कि ये जो ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, इस ट्यूब पर ना, ठीक है, जो ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब है इसके ऊपर जिंक सल्फाइड करके एक केमिकल होता है, उसकी यहाँ पर कोटिंग लगाई जाती है। वो कोटिंग इसलिए लगाई जाती है कि उस कोटिंग के ऊपर जब कोई चीज़ आकर के टकराती है तो एक चमक पैदा होती है। तो यहाँ पर इसके पीछे एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ। तो पॉइंट क्या है कि वी हैव टेकन अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड वी हैव टेकन अ गैस एट अ वेरी वेरी लो प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब, एंड व्हेन वी अप्लाई अ वेरी हाई वोल्टेज we see a gas at the back of the anode. Thomson suggested that this glow is due to some invisible rays which are emitting from cathode, and after penetrating anode they are striking on the wall and then they are producing a glow. तो ये उसने कहा कि कुछ रेज हैं जो कि यहाँ से बाहर निकलती हैं। इन रेस को उसने नाम दिया कैथोड रेस। क्या नाम दिया इनको नाम दिया गया कैथोड रेस। ठीक है, अब आगे चल करके अब हमें ये स्टडी करना है कि इन कैथोड रेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन है, ये बात हमको किस तरह से पता लगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना पॉइंट हो गया कि वी हैव टेकन अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस दी गई है एट अ वेरी वेरी लो प्रेशर। ठीक है, और एक बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया है। हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर जो एनोड है उसके पीछे एक ग्लो प्रोड्यूस होता है, एंड दैट ग्लो इज़ बिकॉज ऑफ द cathode rays which travel all the way from cathode and enter into anode, and after penetrating anode they will be producing a glow. ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। असल में ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो थे ये रॉयल सोसाइटी में हो रहे थे। मैं ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेस की। अब ये क्या है देखिए, हमें कैसे पता लगा कि कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इस बात का पता हमको लगता है लाइट का प्रोपेगेशन रेक्टिलिनियर होता है। कैसा होता है, रेक्टिलिनियर, मतलब एक सीधी लाइन में होता है। ये हमको पता ऐसे लगता है कि लाइट जो होती है वो अपना शेडो जो है वो बनाती है। लाइट क्या बनाती है, लाइट अपना शेडो बनाती है। कैथोड रेस जब डिस्चार्ज ट्यूब में चलती हैं और इनके रास्ते में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, कैथोड रेस जो हैं कास्ट करती हैं अपनी शेशन है वो ये है कि कैथोड रेस जो होती हैं वो कास्ट करती हैं शेडो।
ऑफ द ऑब्जेक्ट कैप्ट इन देयर पाथ। इससे पता चलता है कि कैथोड रेज जो होती हैं स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। दूसरी बात, जब मैं कह रहा हूँ कि कैथोड रेज तो रेज है, तो रेज ये बताइए कि पार्टिकल की बनी होती है, पार्टिकल की बनी हुई नहीं होती। इससे पहले जब मैं वर्ड रेज सुना है वो कैसे सुना भाई? लाइट की रेज है, अगर एयर ना हो, लाइट की रेज के सामने कोई चीज़ रखी जाए तो लाइट की रेज में कोई मैटर छोड़ना होता है। अगर क्लासिकली देखा जाए उसका मास जो होता है वो तो ज़ीरो होता है। जब मास ज़ीरो होगा तो मास ज़ीरो होने पर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी तो ज़ीरो ही हो जाएगी अगर m ज़ीरो होगा तो। बट यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात सामने आई कि कैथोड रेज के रास्ते में जब हमने एक पैडल व्हील रखा, ठीक है, कैथोड रेज के रास्ते में क्या रखा, पैडल व्हील, ठीक है, तो वो पैडल व्हील जो था वो घूमने लगा, ठीक है, वो पैडल व्हील जो था वो क्या होने लगा, वो रोटेट होने लगा। इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज जो हैं वो क्या है, वो एक्चुअल में रेज नहीं है, मगर वो क्या है, वो बीम ऑफ पार्टिकल हैं, क्योंकि उनके रास्ते में रखा हुआ जो पैडल व्हील होता है वो क्या होता है, वो रोटेट करने लगता है। कैथोड रेज के रास्ते में अगर हम कोई भी व्हील रखते हैं तो क्या करता है, लाइट पैडल व्हील वो रोटेट करता है, जैसे कि यहाँ पर ये रोटेट करने लगेगा। कैथोड रेज जब निकलेंगी और आकर के इस व्हील से टकराएंगी तो व्हील विल बी रोटेटिंग हियर, ठीक है। सो दिस इज द पैडल व्हील, लाइट पैडल व्हील, यहाँ से कैथोड रेज निकली हैं, ये साइकिल टकराई हैं तो व्हील घूमने लगा है। इससे पता ये चलता है कि कैथोड रेज के अंदर मास होता है, और जिस चीज़ में मास होता है भाई ऐसा समझो कि 12 mv²। इससे पता ये चला कि कैथोड रेज में क्या है, कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी की ही वजह से ये पैडल व्हील घूमने लगता है। बट काइनेटिक एनर्जी तो बिना मास के पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज को हमने रॉन्गली ये समझ लिया था कि वो रेज हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट रेज, दे आर द बीम ऑफ वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल, ठीक है। वो क्या होती हैं, वो बीम होती हैं बहुत ही फास्ट मूविंग पार्टिकल का, ठीक है। तो तीसरी बात, कैथोड रेज को अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से या एक मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो कैथोड रेज जो होती हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं। जैसे ही यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम क्या देखते हैं कि कैथोड रेज जो होती हैं क्या होती हैं, वो एक इलेक्ट्रिक जो मतलब वो होती है पॉजिटिव प्लेट, उसकी तरफ जो होती है ये मुड़ जाती है। देखिए ये कुछ इस तरीके से कि मेरे पास में एनोड और कैथोड है, हाई वोल्टेज का सोर्स है मेरे पास में, लेफ्ट में मेरे पास में कैथोड है, यहाँ पर राइट में मेरे पास में एनोड है, और जैसे ही मैं यहाँ पर जो है हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूँ तो कैथोड रेज यहाँ से निकलने लगती है, यहाँ पर जाके तो वो ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। बट अगर यहाँ पर मैं एक फील्ड लगा दूँ, क्या लगा दूँ, यहाँ पर मैं एक फील्ड लगा दूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में लगा दूँ यहाँ पर, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगाऊंगा, ठीक है, तो कैथोड रेज जो होंगी वो बेंट हो जाएंगी टूवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट। देखिए ये बेंट हो गई है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर लगाया गया है। तो कैथोड रेज जो हैं ये पहले तो सीधी जा रही थी इस तरीके से ही, ठीक है, अब ये क्या होती हैं, ये इस तरीके से मुड़ जाती हैं, मतलब पॉइंट ए पर जा रही थी, पॉइंट ए की जगह अब ये पॉइंट बी पर जाने लगती है। इससे पता ये चलता है कि कैथोड रेज जो हैं इनके जो पार्टिकल हैं ये, इन पर क्या है, इन पर चार्ज है, और चार्ज भी कौन सा है, इन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बात यहाँ से हमको पता लगी। बट यही बात नहीं, नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड बट ऑल्सो इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर भी इनका बिहेवियर इसी तरीके का होता है। तुमने क्लास 10 में ही देखा था कि जब कभी भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगता है, फोर्स। कोई भी तुम्हारे पास में अगर ये नॉर्थ और साउथ इस तरीके से हैं ये, और यहाँ पर तुमने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है जिसमें कि करंट चल रहा है। करंट का क्या मतलब है, करंट का मतलब चार्ज चल रहा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस पर एक फोर्स लगा करता था, और उस फोर्स की डायरेक्शन को तुम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाला करते थे। एक्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि जब तुम्हारे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल चलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होगा, तो उस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कैथोड रेज जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं, इवन ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ये डिफ्लेक्ट होती है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से डिफ्लेक्ट होंगी, उससे भी ये शो होगा कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी हुई हैं। तो एक तो हो गई ये किसके अंदर, एक तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट है। दूसरा क्या होता है, ये दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डिफ्लेक्शन इनका होता है। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफ्लेक्शन, इन दोनों को मिला करके हम इससे कैथोड रे ट्यूब वगैरह भी बनाते हैं, वो भी तुम आगे देखना है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ये डिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि ये इस डायग्राम से देखो, ये कैथोड रे ट्यूब का डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं ये, और इसके अंदर मैं यही दिखा रहा हूँ कि मेरे पास में यहाँ से कैथोड है, ये यहाँ एनोड है, तो कैथोड रे निकली है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऊपर से नीचे ऐसे लगाया था। ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ से साउथ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर पार्टिकल होगा, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि इस तरह से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इस पर भी क्या लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा। तुम इस पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो तुम अप्लाई कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है तुम्हारे पास में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, नॉर्थ से साउथ, और करंट की डायरेक्शन जो है वो, या मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से है, तो यहाँ पर फील्ड लगेगा और वो फील्ड यहाँ नीचे की तरफ कहीं काम करेगा। तो बात यह है कि इनके ऊपर भी क्या लगता है, फोर्स लगने लगता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी जब पास करेंगे कैथोड रे को, तो उन पर भी डिफ्लेक्शन होगा, जिससे कि ये शो होगा कि कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से ही पास कर सकते हैं इनको, और मैग्नेटिक फील्ड में से ही पास करते हैं, दोनों से ही पास करते हैं। और इन दोनों में से पास करके अगर हम दोनों फील्ड एक साथ लगाते हैं, तब हम उससे E/m रेशो भी निकाला करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि कैथोड रेस शोज डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, suggesting that cathode rays are made up of negatively charged particles। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने 4 बातें तुमको यहाँ बताई। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी तो 4 लिखी थी, बट ये जो मेरे पास में जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर दोनों बातें आ गई हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात भी आ गई है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात भी आ गई है। तो ये बात कैसे पता लगी मुझको, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे पता लगी कि कैथोड रेज को जब हम पास करते हैं और उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर शेडो कास्ट होती है। दूसरी बात ये हमको कैसे पता लगा कि कैथोड रेज के अंदर जो है वो पार्टिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैथोड रेज रोटेट अ पार्टिकल कैप्ट इन देयर पाथ, और इसमें मुझे पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर देना चाहिए था कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैथोड रेज जो होती हैं, दैट इज कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ बीम ऑफ पार्टिकल। क्या होती है इनके अंदर, बीम ऑफ पार्टिकल होती है। तीसरी बात हमको ये पता लगी कैथोड रेज जो होती हैं डिफ्लेक्शन शो करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड में भी, दोनों तरह के फील्ड में। जैसे कि यहाँ पर जो है कैथोड रेज पर क्या लगाया मैंने, ये कैथोड रेज पर यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो सीधे जाने की जगह ये कहाँ मुड़ गई, ये पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ मुड़ गई। इससे पता चला कि इनके जो पार्टिकल हैं किसके बने हुए हैं, इनके पार्टिकल जो हैं वो इन पर नेगेटिव चार्ज है। और दूसरी बात, जब इन कैथोड रेज को यहाँ पर ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड में से भी पास किया, तो भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ है, जिससे कि शो हो रहा है कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो सवाल किसी ने किया था, हर्ष ने किया था शायद, कि कैथोड रेज बनती कैसे हैं, ये बात अब यहाँ पर क्लियर हो। मैंने एक पॉइंट बोला कि कैथोड रेज का एक चीज़ होती है E/m रेशो। क्या होता है E/m रेशो, या उसको हम कहते हैं चार्ज इस टू, मतलब चार्ज और मास का रेशो। ठीक है, चार्ज का और मास का रेशो, इसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ये E/m रेशो, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इस क्वांटिटी को। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज, इसमें ये जो होता है E, ये चार्ज होता है, और ये जो होता है मास होता है। पॉइंट ये है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैं कोई भी गैस लूं, एनी गैस, ये इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल के बने हुए हैं। ठीक है, गैस कोई भी हो, किसी भी मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड हो, बट ये जो E और M का रेशो रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। E का और M का रेशो क्या रहता है, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। करीब 1.75 इंटू 10 समथिंग करके इसकी वैल्यू निकल करके आती है। ये रेशो हमेशा जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा उसका, ये वैल्यू 1.75 इंटू 10⁻11, और यूनिट क्या रहेगी, ऊपर की तरफ चार्ज है तो चार्ज मतलब कूलम, और नीचे मास है तो मतलब किलोग्राम। ये वैल्यू रहती है, ये वैल्यू जो रहती है कांस्टेंट रहती है। चाहे मैं कोई सी भी गैस ले लूँ डिस्चार्ज ट्यूब में, चाहे मैं
किसी भी मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड ले लो, E/m रेशियो जो रहता है कांस्टेंट रहता है। इससे क्या पता चलता है? E/m रेशियो कांस्टेंट रहता है, इससे क्या पता लगता है? इससे पता ये चलता है कि कैथोड रेस के जो पार्टिकल है ना वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से मतलब ये है कि हर एक मैटर के अंदर भाई कहीं ना कहीं कैथोड रेस जो है वो कैथोड से निकल रही होगी। तो ये जो पार्टिकल जो भी निकल रहे हैं कैथोड रेस के अंदर, ये पार्टिकल यूनिवर्सल है, मतलब इनका चार्ज और मास का रेशो फिक्स्ड है। चाहे मैं कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लूँ, चाहे मैं कोई सी भी गैस ले लूँ, क्योंकि कैथोड रेस जो बन रही हैं उनका सोर्स क्या हो सकता है? उनका सोर्स या तो ये कैथोड हो सकता है या फिर यहाँ पर जो गैस मैंने ली है ये उसका सोर्स हो सकता है। तो कहीं से भी ये निकले, चाहे यहाँ से निकलते हों चाहे यहाँ से निकलते हों ये, ठीक है। बट इनका जो E/m रेशियो है वो क्या आ रहा है? वो कांस्टेंट आ रहा है। इससे ये सजेस्ट हो रहा है कि कैथोड रेस के जो पार्टिकल हैं दे आर यूनिवर्सल। तो इसका मतलब हर एक मैटर में ये पार्टिकल हैं, यानी कि हर एक एटम में ये पार्टिकल है, ठीक है। तो इन्हीं पार्टिकल को जो है नाम क्या दिया गया? इन्हीं पार्टिकल को फिर नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक यूनिवर्सली प्रेजेंट पार्टिकल होगा और वो हर तरह के मैटर में प्रेजेंट होंगे और ये इनका स्पेसिफिक चार्ज और मास का रेशो आया। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रेस इज कांस्टेंट विच सजेस्ट दैट द पार्टिकल ऑफ कैथोड रेस आर यूनिवर्सल इन देयर एग्जिस्टेंस। These particles were termed as electron and the credit for the discovery of electron goes to J.J. Thomson। अभी इससे ये पता नहीं चला कि इनकी ऑरिजिन कहाँ से होगी, अभी सिर्फ ये पता लगा है कि ये पार्टिकल हर मैटर में होंगे। फिर एक बात और होती है, एक बात ये होती है, एक साइंटिस्ट और था मुलिकन। मुलिकन ने क्या निकाला था? मुलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। एक उसका एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? उसने कैलकुलेशन के बाद में जो है वो क्या निकाला? वो उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला और वो चार्ज जो आया कितना आया? -1.6 × 10⁻⁻11 कूलम। जब ये आ गया हमारे पास में और हमको पता है कि ये जो E/m है, E/m की वैल्यू जो है वो 1.75 × 10⁻11 है, तो हम यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर मैं ये वैल्यू लगा दूँ यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालूँ और ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करूँ 1.75 × 10⁻11, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा वो आएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये जो आया क्या आया? ये एक इलेक्ट्रॉन का मास आया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है मुलिकन का भी हम उस कैटेगरी में नहीं, उस डिटेल में नहीं जा रहा है। अभी हम इस डिटेल में भी नहीं जा रहा है कि E/m निकाला गया है वो तो कैसे निकाला गया होगा। ये बात फिजिक्स में जब तुम चैप्टर पढ़ोगे, यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेम चैप्टर तुम क्लास 12 की फिजिक्स में ये पढ़ोगे, वहाँ पर उसकी डिटेल भी है, ठीक है। थोड़ी डिटेल मैं भी तुम्हें यहाँ पर बताऊँगा, बट ये चैप्टर तुमको दोबारा पढ़ना है क्लास 12 में और वहाँ पर इसका मतलब मैथमेटिकल पोर्शन काफ़ी है वहाँ पर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर तुमसे कैथोड रेस की 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की और 4 प्रॉपर्टी में जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है उसके बेस पर मैंने कंक्लूजन निकाला कि जो इसका स्पेसिफिक चार्ज का रेशो जो आता है, चार्ज स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज और मास का रेशो, वो कांस्टेंट होता है, चाहे हम कोई सी भी गैस भर लें डिस्चार्ज ट्यूब में, चाहे हम किसी भी मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड लें, ठीक है। और फिर मैंने एक बात ये बताई कि मुलिकन ने चार्ज निकाला था इलेक्ट्रॉन पर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में और वो इतना निकाला था और उससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बात यह है कि कैथोड रेस यहाँ पर बनी है तो वो बनी किस तरीके से, ठीक है। हर्ष ने जो सवाल किया था कि कैथोड रेस यहाँ पर कैसे बनी, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बात समझो ज़रा, जब तुमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब तुमने गैस ली तो गैसेस जनरली मॉलिक्यूल की बनी होती हैं, बट लो प्रेशर और हाई वोल्टेज की वजह से वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूट जाते हैं एटम के अंदर, इसमें टूट जाते हैं एटम के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एटम है, बहुत सारे एटम डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पर हैं ये, और इस तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगी हुई है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। थॉमसन ने इसी बेस पे तो मॉडल दिया था। थॉमसन ने कहा था कि एटम जो है पूरा का पूरा बना होता है पॉजिटिव चार्ज का और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं। इवन ये जो कैथोड होगा, ये कैथोड भी तो एटम का ही बना होगा इसी तरीके के। और थॉमसन मॉडल क्या कहता था? थॉमसन मॉडल ये कहता था कि इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। तो बात यह है कि जैसे ही मान लो कि यहाँ पर गैस जो है हाइड्रोजन है, जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ब्रेक हो गई किसके अंदर? 2 हाइड्रोजन के एटम के अंदर। एक हाइड्रोजन का एटम क्या है? उसके सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ पर रोटेट करता रहता है।
तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ से बाहर निकलेगा और निकल करके ये इस तरह से एनोड की तरफ जाएगा और एनोड को पेनिट्रेट करके एनोड के पीछे ग्लो प्रोड्यूस करेगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन और इनका भी इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी होगा कि जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो किसी दूसरे एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को भी वो नॉकआउट कर देगा, मतलब इससे जाकर टकराएगा और इसको भी क्या करेगा, उसको भी बाहर निकालता रहेगा ये। तो बेसिकली कैथोड रेज कहाँ से निकल रही हैं? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है और वो देखो ये तुम्हारे पास में जो कैथोड था यहाँ पर, ये इस कैथोड के अंदर भी तो एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो ये इलेक्ट्रॉन इसके एटम से टकराया गैस के और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को उसने नॉकआउट कर दिया, इसने इसको को नॉकआउट किया, इसने इसको बाहर निकाला और इस तरह से पूरी की पूरी जो है वो क्या बनती जा रही है, एक रे बनती जा रही है। तो कैथोड रेस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। मगर इससे एक बात और निकल कर आई कि जब हम एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा भी तो बचेगा। तो जब कैथोड रेस इधर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हैं, इसका मतलब ये जो बाकी हिस्सा बचेगा ये भी तो इधर से इधर मूव करना चाहिए और यहाँ पर भी तो कोई ना कोई ग्लो मिलना चाहिए। बट यहाँ पर अभी कोई ग्लो हमको मिल नहीं पा रही है, ठीक है। हमको ग्लो जो मिल रही थी वो कहाँ मिल रही थी, वो हमको कैथोड के पीछे मिल रही थी, वो हमको एनोड के पीछे नहीं मिल रही थी। इस बात को अभी हमको समझना है कि वो ग्लो क्यों नहीं मिल रही थी। और जब हमने ये कैथोड ऐसी ली कि इसके अंदर होल थे, मतलब ये परफोरेटेड कैथोड थी, तब यहाँ पीछे की तरफ भी ग्लो मिलने लगी। तो लेट मी कंक्लूड दिस, वी हैव अ गैस in discharge tube and we apply a very high voltage. So what happen at very high voltage, the molecule of gas are split, ठीक है, and they split into atom. Okay, from those atom electron comes out. These electron they strike with other atoms also and they knock out their electron, and thus there is a beam of electron that travel all the way from cathode through the gas, and they have got such a high power of penetration that they can penetrate this anode, and after penetrating anode they will be producing a glow at the back of the